Okay, so today we are just going to see this data validation concept. Okay, so डेटा वैलिडेशन क्या होता है, नेम मैनेजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल डेटा वैलिडेशन की। तो डेटा वैलिडेशन को अगर आप दो सेक्शन में समझो तो एक होता है डेटा और एक होता है वैलिडेशन, यानी कि वैलिडेट करना। तो यानी कि अगर यूजर आपको कुछ इनपुट दे रहा है और आप उसके इनपुट को अपनी कंडीशंस के साथ वैलिडेट कर रहे हो, सो दैट इज नथिंग बट नोन एज अ डेटा वैलिडेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, फॉर एग्जाम्पल वहां पर एक कॉलम है पैन कार्ड नंबर। अगर आपने सपोज पैन कार्ड नंबर वाले कॉलम में आपने अगर पैन कार्ड के फॉर्मेट में अगर अपना पैन कार्ड इनपुट नहीं किया, तो वो आपको एरर थ्रो कर देता है। आप पैन कार्ड नंबर वाले सेक्शन में कभी भी अगर आप सेल फोन नंबर डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो अब उनको सॉफ्टवेयर को कैसे पता चला कि जो यूजर ने लिखा है वो पैन कार्ड नंबर है ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलप होते समय वहां पर कुछ इस तरीके की कंडीशन दी गई है पैन कार्ड वाले बॉक्स के लिए कि जब यूजर यहां पर फिल करेगा तो इस फॉर्मेट में डेटा फिल होना चाहिए। तो इसका मतलब जब आपने इनपुट किया पैन कार्ड नंबर वाले में सेल फोन नंबर इनपुट किया, तो उसने तुरंत देखा कि जो इन्होंने इनपुट दिया है वो तो मेरी उस कंडीशन को मैच कर ही नहीं रहा, करेक्ट। तो वो क्या करेगा, वो आपको तुरंत एरर थ्रो कर देगा। ओके, so now that is basically known as a data validation concept. Okay, so now so this is basically the concept of your data validation. सो डेटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है ऑल डी एल। ऑल्ट इज स्टैंड फॉर दी ऑल्टर, डी एस एन डेटा, एल एस एन लिस्ट। तो आप ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, या आप डेटा रिबन में जाओगे तो यहाँ भी डेटा वैलिडेशन आता है। ओके, नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ से एक ही सपोज टेम्पलेट आपको मिलती है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेम्पलेट यू जस्ट गो विद दिस प्रेजेंट एंड एब्सेंट। ओके, you have to count this present and absent. Okay, so now अब यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर क्या है कि सपोज बॉनी पॉटर प्रेजेंट को इस तरीके से लिखता है, रॉनी प्रेजेंट को पी लिखता है, मार्कस प्रेजेंट को पी आर ई लिखता है, लाइक दिस वे, इस तरीके से डेटा। मतलब यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय अलग अलग तरीके से प्रेजेंट को ट्रीट कर रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मुझे हर एक का ये पता करना है कि कौन कितने दिन प्रेजेंट था, तो यानी बॉनी के लिए आप इस रेंज में कितने प्रेजेंट है वो काउंट करोगे, रॉनी के लिए इस रेंज में कितने पी हैं वो काउंट करोगे, राइट। एंड इसी तरीके से मार्कस के लिए इस रेंज में कितने पी आर ई हैं वो काउंट करोगे। तो आपको तो हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग सेल में फॉर्मूला लगाना पड़ गया, करेक्ट। तो अब यहाँ पर मैं ये यूज नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लगाऊं और उसको ड्रैग कर लूं, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी देना चाहता हूं कि हर एक यूजर प्रेजेंट को एक ही तरीके से ट्रीट करे। तो फॉर एन एग्जांपल, कंपनी में आपके पास ये लीव पॉलिसी है प्रेजेंट, एब्सेंट एंड कैजुअल। तो मैं क्या करूंगा, यूजर को यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना के दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, जितने एरिया पर वैलिडेशन लगाना था उसको सेलेक्ट करके जैसे ही मैंने ऑल डीएल किया तो डेटा वैलिडेशन का विजार्ड आ गया। यहाँ से ये आपके पास वैलिडेशन के क्राइटेरिया है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे लिस्ट। लिस्ट का मतलब है जहाँ ड्रॉप डाउन बनाना हो। तो बोल रहा है सोर्स, कि किसका लिस्ट बनाना है, वो रेंज बताओ, वो सोर्स बताओ। तो मुझे बनाना है इन तीनों का, प्रेजेंट, एब्सेंट, कैजुअल। इसको ओके कर दो। तो यहाँ पर देखो आपके पास प्रेजेंट, एब्सेंट, कैजुअल का ड्रॉप डाउन आ गया, आप किसी भी सेल पर देखोगे। ओके, अब यहाँ से यूजर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकता है। अगर सपोज वो टाइप करने के लिए ट्राई करेगा कि जैसे उसने लिखा प्रेजेंट, एंटर करेगा, तो उसको ये एरर थ्रो हो जाएगी, वो अपना इनपुट नहीं दे सकता। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे सपोज यहाँ पर आपके पास ये इसने लिखा, तो यहाँ से ये जो एरर आया, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं एरर टाइटल। और ये जो दी वैल्यू से लेके दिस सेल तक लिखा है इसको एरर मैसेज बोलते हैं। और ये क्रॉस का सिंबल होता है, यानी स्टॉप का सिंबल है ये। तो यहाँ पर हम अपना मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं। कैसे, आपने डेटा सेलेक्ट किया, ऑल डीएल किया, टेक्स्ट टू कॉलम, सॉरी, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से एरर अलर्ट में आप गए और यहाँ से देखो तीन तरीके की स्टाइल्स हैं। स्टॉप क्या होता है
कि आपने जो कंडीशन लगाई अगर वो कंडीशन मैच होगी तभी यूजर इनपुट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। वार्निंग में क्या होगा कि यूजर को आपका मैसेज भी कन्वे करेगा, बट यूजर अपना इनपुट भी दे सकता है। ओके, और इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, कि जैसे यूजर ने कुछ इनपुट किया, आप उसको मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि आपने जो किया है वो सही इनपुट किया, उस केस में। सो 99% केस में हम लोग स्टॉप को ही यूज करते हैं, यूजर को हम लोग ज्यादा अथॉरिटी नहीं देते हैं। तो यहाँ से स्टॉप यूज किया, और यहाँ पे आप जो भी टाइटल देना चाहते हो, जैसे अगर नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ आ रहा था वो आएगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे अपना टाइटल दे सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया अटेंडेंस। ओके, ना यहाँ पर सपोज मैंने मैसेज कन्वे कर दिया, प्लीज सेलेक्ट दी लीव पॉलिसी फ्रॉम दी लिस्ट। ओके, सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अब यूजर अगर कुछ टाइप करता है तो यहाँ से देखो वो आपका मैसेज कन्वे कर रहा है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन मैंने बताया कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि आप अपने डेटा को वैलिडेट करा रहे हो, यूजर से जो इनपुट ले रहे हो उसको अपनी कंडीशंस के साथ मैच करा रहे हो, वो मैच हो रहा है तो यूजर इनपुट कर पाएगा, अदरवाइज यूजर इनपुट नहीं कर पाएगा। ओके, सो समवन हैज आस्क्ड इनटू द चैट विंडो। ओके, सो आई हैव जस्ट टोल्ड। नाउ अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेम मैनेजर की। सो नेम मैनेजर क्या होता है, लिस्ट, हाउ द लिस्ट कम। ओके, तो लिस्ट मैंने बताया तो कि जब आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो ऑल डीएल करते हो, तो यहाँ से आप देख रहे थे मैंने लिस्ट सेलेक्ट किया था, इस वजह से लिस्ट आ रहा था। तो यहाँ से लिस्ट और यहाँ से रेंज, दिस वन। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेम मैनेजर की। तो नेम मैनेजर का क्या मतलब होता है, नेम मैनेजर का मतलब होता है कि आप जब किसी भी एक स्पेसिफिक रेंज को एक नाम देते हो और जहां पर भी उस रेंज को यूज करना होता है आप उसके नाम से उसको कॉल करा लेते हो। तो जैसे सपोज मुझे क्या करना है कि मेरे पास यहाँ से ये रेंज है। ओके, यहाँ से ये रेंज है जहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, लेकिन किसका बनाना है, प्रेजेंट एब्सेंट कैजुअल का। तो यहाँ से पहला तरीका तो ये है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं और इस नेम बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे एक नाम दे दूं। ओके, दूसरा तरीका है कि मैं कंट्रोल F3 करूं, नेम मैनेजर का विजार्ड आता है, आप कंट्रोल F3 कर सकते हो, ऑल्ट IND कर सकते हो, या फॉर्मूलाज में जाओगे तो ये नेम मैनेजर आता है। तो आपने क्लिक किया, यहाँ से न्यू किया, यहाँ पे आप नाम दे दो और यहाँ पे वो रेंज दे दिया जिस रेंज को वो नाम देना है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नाम दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं। नेम मैनेजर के ये नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं कि आप किसी भी रेंज को जो नाम असाइन करोगे वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नेम हमेशा आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। दूसरा, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, केवल आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। जैसे अगर सपोज मैं इस रेंज को नाम देना चाहता हूं, मैंने सेलेक्ट किया और मैंने अगर यहाँ पे लीव इस अंडरस्कोर पॉलिसी लिखा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन लीव स्पेस पॉलिसी करूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, द थर्ड इज कि जो भी नाम होगा वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने इस एक्सेल फाइल में सपोज इस रेंज को एक नाम दे दिया लीव अंडरस्कोर पॉलिसी, तो अब मैं किसी और रेंज को लीव अंडरस्कोर पॉलिसी नाम नहीं दे सकता। और जो भी आप नेम दे रहे हो उसमें 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, दिस वन, दैट इज अ वन बाइट। तो अब जैसे मैंने इसको एक नाम दे दिया लीव अंडरस्कोर पॉलिसी, तो अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट देखना, ऑल डीएल, मैंने यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू करके जो मैंने नाम दिया था मैं वो टाइप कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, नाउ यू कैन सी, ओके किया मैंने तो यहाँ पे देखो वही ड्रॉप डाउन आ गया, प्रेजेंट एब्सेंट कैजुअल का। ठीक है, दिस वन। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ कि सपोज मैंने यहाँ पे सिक लीव ऐड किया, तो ये सिक लीव मेरी ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो नाम दिया था लीव अंडरस्कोर पॉलिसी वो तो इन तीनों को दिया था, राइट, इसको तो इंक्लूड नहीं किया था। तो अब क्या करोगे, यहाँ से फॉर्मूलाज, नेम मैनेजर, देखो वो नाम दिखने लगा और यहाँ देखो रेंज दिख रहा है A10 से A12। तो अब किस रेंज को इंक्लूड कराना है, 13 वाले को, तो यहाँ पे 12 की जगह पे 13 कर लेना और इसको चेक कर देना, यानी जो चेंजेस किए वो सेव करने और बस इसको क्लोज कर देना। अब जरा जाके देखो सिक लीव आ रहा है ड्रॉप डाउन में, ना यू कैन सी,
करेक्ट। तो अगर आपकी रेंज इंक्रीज होती है तो उस नाम के अंदर उस रेंज को इंक्लूड कराने के लिए नेम मैनेजर में जाके उसका रेंज चेंज कर दो, दैट्स इट। ओके। लेकिन अगर सपोज मेरे हर बार ही रेंज चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर एक तरीका भी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्रिएट टेबल को। ओके। क्रिएट टेबल का जो शॉर्टकट है वो होता है कंट्रोल टी, और इसका केवल एक काम होता है कि ये किसी भी रेंज को डायनामिक बना देता है, दैट्स इट। आप कंट्रोल टी कर सकते हो, या इंसर्ट में जाओगे तो यहाँ से ये जो आपको टेबल दिख रहा है दैट इज नथिंग बट अ कंट्रोल टी। ठीक है, इसको याद रखना, ये आगे काफी यूज होगा। तो आपको क्या करना है, आपने अपनी रेंज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी किया क्रिएट टेबल, और यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल का विजार्ड आया, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है माय टेबल एज हेडर। इसका मतलब ये है कि जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है क्या उसमें आपके पास हेडर ऑलरेडी है। अगर हेडर ऑलरेडी है तो आप इसको टिक कर देना, और अगर मैं इसको अनचेक करके ओके करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो कॉलम 1 नाम का एक हेडर ऐड कर लेगा, और फिर ये जो लीव पॉलिसी है ये हेडर की तरह नहीं, एक रिकॉर्ड की तरह ट्रीट होगा। ओके। तो अभी जैसे मेरे पास हेडर है तो मैंने बोला माय टेबल हैज हेडर्स, ठीक है, ओके किया, डन। अब जैसे ऐड करते थे करो, मैंने सेलेक्ट किया ऑल डीएल, यहाँ से लिस्ट, और सोर्स में मैंने ये 3 सेलेक्ट कर लिया। ओके। अब यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे प्रेजेंट एब्सेंट कैजुअल आ रहा है। अब सपोज मैंने बोला मेरी कंपनी में सिक लीव बढ़ गया, अनपेड लीव, ये 2 लीव बढ़ गई, तो देखो मेरे पास लिस्ट में अपने आप ऐड हो गई ना, यू कैन से सिक लीव, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। करेक्ट। तो अब इसमें जैसे जैसे मैं कुछ भी ऐड करता जाऊंगा मेरी लिस्ट में ऑटोमेटिकली वो ऐड होता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्रिएट टेबल, कि क्रिएट टेबल को डेटा वैलिडेशन में किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ सर, सर एक डाउट था। हम्म। सर ये एक्चुअली सर डाटा वैलिडेशन ये कहाँ पे ज़्यादा बेसिकली यूज होता है सर? डेटा वैलिडेशन यूज होता है कि जैसे सपोज आपने कोई टेम्पलेट बनाया, ओके, और आपने अपने यूजर के साथ टेम्पलेट शेयर किया, और आपने बोला कि भाई यूजर को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा के दे रहा हूँ कि अगर वो कुछ गलत फिल करता है तो उसको एटलीस्ट पता तो चले। गॉट द पॉइंट? मतलब इसको जैसे मतलब एरर को मिनिमाइज करने के लिए। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, मतलब ओके आप बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगा के दे रहे हो ताकि जो डेटा इनपुट हो वो करेक्ट डेटा हो, एरर प्रोन ना हो। ओके सर। ठीक है, दिस वन। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट वैलिडेशन। डिपेंडेंट वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका एक वैलिडेशन दूसरे वैलिडेशन पे डिपेंड करे। अब मैं आपको इसका एक रियल एग्जांपल दिखाता हूं कि जैसे सपोज आपने एक वेबसाइट है, जैसे आपने देखा होगा, ये आपको दिख रहा होगा ब्राउजर में, ये कार देखो डॉट कॉम। ओके, नाउ ब्राउजर इज विजिबल राइट, यू कैन सी द यस ब्राउजर। सर। ओके। यस सर। तो यहां पर देखो मॉडल में आपको 2 चीजें दिख रही हैं, सेलेक्ट ब्रांड, सेलेक्ट मॉडल, करेक्ट। अगर मैं सेलेक्ट ब्रांड वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो मुझे देखो यहाँ पे सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं, मारुति, ह्यूंडई, होंडा, महिंद्रा, रेनॉल्ट एंड सो ऑन, करेक्ट। अगर मैंने यहां से सपोज मारुति सेलेक्ट किया तो देखो मुझे मॉडल वाले में सारे मारुति के ही तो मॉडल दिख रही है, लो। हाँ। अगर मैं यहां से सपोज मैं बोलता हूं टाटा, तो यहां पे आप जाओ तो देखो, अब देखो एक चेंज हो गया, अब मुझे टाटा के दिखने लगे, करेक्ट। टाटा का जितना भी मॉडल्स है। हाँ, जितने भी मॉडल्स हैं टाटा के दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं ब्रांड चेंज करता हूं उससे रिलेटेड मॉडल मेरे मॉडल वाले ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब ओके जो ये मॉडल वाला ड्रॉप डाउन है ये आपके ब्रांड वाले ड्रॉप डाउन पर डिपेंड है, कि जैसे ही मेरा ब्रांड चेंज होगा वैसे ही मेरा मॉडल भी अपने आप चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब मैं जो ब्रांड सेलेक्ट करूंगा उसके अंदर जितने मॉडल्स हैं वो मुझे यहाँ पे मॉडल वाले ड्रॉप डाउन में दिखेंगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वैलिडेशन। तो अब ये हम लोग यहाँ पर कैसे बनाएंगे, सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक डेटा सेट है, तो ये आपको जो ऊपर MIS, HR, फाइनेंस, ब्रांड जो आपको ये दिख रहे हैं ये आपके पास है डिपार्टमेंट, तो इनको आप समझ लो ब्रांड, ठीक है। और इसके अंदर ये जो एम्प्लॉयज के नेम है इनको आप समझ लो मॉडल, क्लियर है।
तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट का लिस्ट बनाना है इन सारे का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑल डीएल किया, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से मैं लिस्ट में जाऊँगा और सोर्स में मैं इनको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके किया, सो नाउ यू कैन सी मुझे यहाँ से सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट दिख गई। ओके, बट नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि मैं यहाँ से जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँ उसके टीम मेंबर के नाम मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मूलाज में जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, या आप कंट्रोल शिफ्ट F3 भी कर सकते हो। इसका यूज ये होता है कि ये आपकी मल्टीपल रेंज को एक ही बार में नाम असाइन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि नाम किसके बेस पे असाइन करना है, तो मुझे करना है किसके बेस पे, डिपार्टमेंट के बेस पे, यानी टॉप रो के बेस पे। तो मैंने टॉप रो को चेक रखा और ओके कर दिया। ओके, अब इसने क्या किया वो भी दिखाता हूँ। अब मैं जब ये तीन नाम सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, MIS। इन तीन को सेलेक्ट करता हूँ, क्या आ रहा है, HR। इनको सेलेक्ट करो, फाइनेंस। इनको सेलेक्ट करो, ब्रांड। इसका मतलब उसने हर एक रेंज को उसके ऊपर वाले हेडर के बेस पे नाम असाइन कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टीम मेंबर पे यहाँ कर्सर रखा, ऑल डीएल किया, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट, और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है इनडायरेक्ट। ओके, आई सेड इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन, और मैंने डिपार्टमेंट वाला सेल सेलेक्ट किया। इनडायरेक्ट बहुत यूजफुल फंक्शन है, मल्टीपल वेज के लिए यूज होता है। अभी मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि इनडायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। इनडायरेक्ट के बारे में डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आपको ये समझना है कि इनडायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट में मैंने ये जो F6 दिया यानी HR दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इस नाम का एक नेम मैनेजर होगा, उसके अंदर जितनी रेंज आ रही है वो तो मुझे ड्रॉप डाउन में दिखा दो। तो HR के अंदर कितनी रेंज आ रही थी, दिस वन, राजेश, तरुण एंड शिवानी। जरा इसको ओके करो, देखो वही नाम दिख रहा है कि नहीं। तो अब यहां से जरा चेंज करो, यहां से मैंने MIS किया तो रोहित, अनूप, मुकेश दिखने चाहिए। ना यू कैन सी, लो। ओके, अब यहां से अगर मैं चेंज करता हूं सपोज फाइनेंस, तो पंकज, आदर्श और रतुल दिखने चाहिए। ना यू कैन सी। ओके, अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको तान्या, महेश, सुरेश दिखने चाहिए। ना यू कैन सी। तो इसका मतलब माई टीम मेंबर ड्रॉप डाउन इज नाउ डिपेंडेंट ऑन माई डिपार्टमेंट, कि जैसे ही मेरा डिपार्टमेंट चेंज होगा मेरा टीम मेंबर उसी बेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डिपेंडेंट वैलिडेशन। ओके, अब इसी में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको ये डेटा सेट दिया और मैंने बोला कि इसके बेस पर आपको इतना पार्ट तो मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, ये तो आप कर लोगे कि डिपार्टमेंट का लिस्ट बना लोगे, उस डिपार्टमेंट के बेस पर टीम मेंबर के नाम आ जाएंगे। अब एडिशनल क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया वेब, तो आपको टीम मेंबर के ड्रॉप डाउन में नाम दिखेंगे रोहित, अनूप और मुकेश के। तो यहाँ से सपोज आपने अगर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया रोहित, तो सब डिपार्टमेंट में ये जो रोहित के अंडर में सब डिपार्टमेंट में MIS, MIS1, MIS2, MIS3, तो वो सब डिपार्टमेंट यहाँ ड्रॉप डाउन में आने चाहिए। अगर नाम उसने सेलेक्ट किया अनूप, तो ये फिन 1, फिन 2, फिन 3 आने चाहिए। अगर उसने सेलेक्ट किया मुकेश, तो यहाँ पे सब डिपार्टमेंट पे IT1, IT2, IT3 आने चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर, असाइनमेंट इज क्लियर? यस क्लियर। ओके, नाउ अब यहाँ पर और भी तरीके के वैलिडेशंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि होल नंबर है। ओके, तो यहाँ से जैसे कि आपने यहाँ से होल नंबर सेलेक्ट किया, तो अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बिटवीन किया, आई सेड मिनिमम 0 मैक्सिमम 10, तो इसका मतलब इस सेल पर 0 से 10 के बीच का केवल होल नंबर इनपुट होगा। अगर मैं 0 लिखता हूँ आ रहा है, 1 लिखता हूँ आ रहा है, 2 लिखता हूँ आ रहा है। अगर मैं यानी यहाँ पे 10 तक लिखा चलेगा, अब मैंने 10 से ऊपर लिखा तो ये एरर थ्रो कर देगा। 0 से कम लिखोगे एरर आएगी, क्योंकि मैंने 0 से 10 दिया है ना। अब लेकिन डेसिमल भी मैं नहीं दे सकता, देखो 4.3 दिया, लेगा ही नहीं। तो वो 0 से 10 के बीच का होल नंबर लेगा। अगर सपोज मुझे डेसिमल का वैलिडेशन लगाना है, दिस वन, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 0 से 10, तो ये 0 से 10 के बीच का होल नंबर भी लेगा प्लस डेसिमल भी लेगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी, मैं देखो हो सॉरी मैं यहाँ पे देखो होल नंबर पे इनपुट कर रहा हूँ, होल नंबर ले रहा है।
10 से ज्यादा नहीं जाएगा, 0 से कम नहीं जाएगा, डेसिमल भी लेगा प्लस होल नंबर भी लेगा, बिटवीन 0 to 10. नाउ यू कैन सी. ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट. टेक्स्ट लेंथ, अगर सपोज आप यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ के बेस पे जानना चाहते हो कि जो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फिल कर रहे हो उसमें इतने, सॉरी, जो आप टेक्स्ट फिल कर रहे हो उसमें इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर होने चाहिए. जैसे मान लो आप एक टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हो और आपने बोला जी ये कॉलम है सेलफोन नंबर का. अब सेलफोन आपको पता है 10 डिजिट का होता है, तो मैंने यहाँ पे जैसे लगा दिया लेंथ इज इक्वल्स टू 10. तो जब तक इस पे 10 डिजिट नहीं होंगे तब तक ये जाने नहीं देगा. देखना, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 9 डिजिट लिखी है, मैंने एंटर किया, देखो नहीं जाने दे रहा. मैंने जैसे यहाँ पे 10 किया, हो गया. 10 से ऊपर किया, नहीं जाने देगा क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल्स टू 10 किया है. तो जब हम टेम्पलेट बनाते हैं तो हम इस तरीके के वैलिडेशंस लगा के रखते हैं, क्योंकि हो सकता है टाइप करते समय यूजर से मिस्टेक हो जाए, वो 11 डिजिट कर दे या वो 9 डिजिट कर दे. तो इस तरीके से एरर से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन यूज करते हैं. सर एक डाउट है सर. हाँ जी. तो जैसे कि हम लोग 10 जैसे कि सर हम लेंथ 10 दिए, तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा? हाँ, स्पेस करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल. अगर यहाँ पे मैंने सपोज 9 डिजिट किया, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कि लास्ट में एक स्पेस दे दिया, तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, ये जो स्पेस है यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर जब मैं स्पेस दे रहा हूँ तो ये इस स्पेस को यहाँ पे टेक्स्ट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है. अभी देख रहे हो, अगर यहाँ पे जैसे बीच में मैंने टेक्स्ट दे दिया तो ये आ जाएगा, देख लो. ओके. ठीक है, दिस ठीक वन. है सर. अब यहाँ पे अगर आप डेट यूज करते हो तो डेट का वैलिडेशन लगा सकते हो. जैसे मैंने ऑल डीएल किया, आई सेड डेट. अब जैसे सपोज आई सेड कि इस सेल पर यूजर 1 जनवरी 2020 से आज तक की डेट, तो आज की डेट के लिए हम टुडे यूज कर सकते हैं. तो मैंने जैसे ही ओके किया, अब देखो मैं इस पर आज की डेट डाल रहा हूँ तो आ रही है. अब अगर सपोज मैं कल की डेट डालूँ 11, तो ये देखो नहीं आएगा. अगर मैं 2020 से 1 जनवरी 2020 से पहले की कोई डेट डालूँ तो नहीं आएगा. तो मैं यहाँ पे इस तरीके से डेट का वैलिडेशन लगा सकता हूँ. ओके, इज इट क्लियर? क्लियर सर. ओके, नाउ अब यहाँ पर एक फंक्शन होता है एग्जैक्ट. ओके, अब यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि जैसे सपोज आपको अगर यूजर को रिफ्लेक्ट कराना है कि यूजर सेल पर अगर कर्सर रखता है तो उसको दिखे कि उसको करना क्या है. ओके, सो फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पर सपोज यूजर कर्सर रखे तो उसको दिखे कि उसको क्या करना है. तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, सेलेक्ट करके जब ऑल डीएल करते हो तो यहाँ एक इनपुट मैसेज आता है. ओके, क्लिक किया, यहाँ पे जैसे टाइटल दे दो, जो भी टाइटल आपको देना है. सपोज मैंने अटेंडेंस दे दिया एंड आई सेड कि प्लीज फिल दी leave policy by end of the day and use the drop down. ठीक है, मैंने ये क्लिक किया, ओके किया. तो अब यूजर देखो यहाँ कहीं भी कर्सर रखेगा तो उसको इस तरीके से ये मैसेज कन्वे करेगा कि उसको सेल पर करना क्या है. तो अगर आप यूजर को इनपुट मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि आप जो इनपुट ले रहे हो वो बेसिकली किस तरीके का चाहिए, क्या चाहिए, सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस वन. ओके, सो दैट इज इनपुट मैसेज. अब यहां पर हम बात करते हैं एग्जैक्ट की. तो एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट बेसिकली एक ऐसा फंक्शन होता है जो दो टेक्स्ट के बीच में कंपेयर करता है. ओके, कंपैरिजन बिटवीन टू टेक्स्ट. ओके, अब ये कंपैरिजन कैसे करता है? जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे ये दो टेक्स्ट है. ओके, दिस वन. अब कंपेयर दो तरीके की होती हैं. एक होता है नॉर्मल कंपैरिजन जिसको हम नॉन केस सेंसिटिव कंपैरिजन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है केस सेंसिटिव कंपैरिजन. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल हम कैसे करते हैं, इक्वल्स टू दिस, राइट, कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, तो ये बराबर है तो ये आपको ट्रू दे देगा. लेकिन अगर यही चीज आप एग्जैक्ट से चेक करोगे तो ये आपको फॉल्स दे देगा. क्यों? क्योंकि एक लोअर में है और एक प्रॉपर में है. देख रहे हो, अगर दोनों ही एक जैसे होंगे तो एग्जैक्ट का रिजल्ट आपको ट्रू देगा. लोग दोनों एक जैसे होने चाहिए, टेक्स्ट तो हो बराबर और उनका केस भी एक जैसा होना चाहिए. तो जो एग्जैक्ट होता है ये दो टेक्स्ट के बीच में कंपैरिजन तो करता है लेकिन ये केस सेंसिटिव होता है. क्लियर है ये? क्लियर सर. ओके, अब इसको हम लोग वैलिडेशन में कैसे यूज करते हैं? जैसे
सपोज आपने क्या किया, आप एक टेम्पलेट डिजाइन कर रहे हो और आपने बोला जी यूजर को यहाँ पर नेम फिल करना है, ठीक है, लेकिन आपने बोला कि जो नाम होगा वो प्रॉपर केस में होना चाहिए। अब हो सकता है कि यहाँ पे कोई यूजर अपना नाम ऐसे कैप्स में लिख दे, राइट, कोई यूजर हो सकता है लोअर में लिख दे, कोई यूजर हो सकता है अनसिस्टमैटिक वे में लिख दे, कैसे भी लिख सकता है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला यूजर जैसे भी लिखेगा तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करूंगा। मैंने प्रॉपर फंक्शन पढ़ाया था, तो ये क्या करेगा, प्रॉपर में देगा। अब अगर मैं एग्जैक्ट के थ्रू अपने प्रॉपर का आउटपुट और जो एक्चुअल में लिखा है इसका आउटपुट अगर चेक करूंगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, करेक्ट। तो यही फॉर्मूला मैं वहां पे पुट कर दूंगा, तो फॉल्स होगा तो वैलिडेशन इनपुट करने देगा ही नहीं। तो यानी आइडियली आपने क्या किया कि जो एग्जैक्ट है उसके थ्रू क्या चेक किया कि जो मेरा प्रॉपर का रिजल्ट आ रहा है उसको तुम एक्चुअल में जो लिखा है उसके साथ कंपेयर कर दो, करेक्ट। अब देखो यही फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक साथ आप सारी सेल में लगा सकते हो या बाद में उसको कंट्रोल डी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक सेल पे भी लगा रहा हूँ, ऑल डीएल किया, यहाँ से लिस्ट सॉरी यहाँ से कस्टम किया, कस्टम यूज करते हैं जब फॉर्मूले के बेस पे लगाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से किया एग्जैक्ट, फिर आप क्या कर रहे थे, क्या आप प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे थे इसको पहले, और फिर टेक्स्ट टू क्या था, जो एक्चुअल में लिख रहे थे, करेक्ट। अब मैं अगर इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने नाम कैप्स में लिखा, ये देखो एंटर नहीं करने दे रहा मुझे। अगर मैंने यहाँ से नेम को लोअर में लिखा, एंटर नहीं करने दे रहा। अगर मैंने नेम को अनसिस्टमैटिक वे में लिखा, नहीं जाने दे रहा। अगर मैं यहाँ से नेम को प्रॉपर में लिखता हूँ, सो नाउ यू कैन सी, ओके। अब इसको अगर मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ, ये नाम डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से देखो अगर मैं कैप्स में लिख रहा हूँ नहीं जा रहा, प्रॉपर में लिख रहा हूँ, नाउ यू कैन सी, राइट। कुछ भी लिख सकता हूँ, नाउ यू कैन सी, रोहित सिंह, ना यू कैन सी, अश्वनी, प्रॉपर में ही अलाउ करेगा, ठीक है। यहाँ से अपर में नहीं करेगा, ना लोअर में करेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें एक चीज याद रखना कि आप जब कस्टम में फॉर्मूला लगाते हो तो यहाँ पर वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है जो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता हो। ये चीज याद रखना, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता हो, ओके। ऐसा कोई फंक्शन यहाँ इंप्लीमेंट नहीं होगा जो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करे, ओके। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि यहाँ पर जो इंप्लीमेंट होगा वो फंक्शन ऐसा होगा। इज इट क्लियर? अच्छा सर, मतलब सर वो न्यूमेरिक नहीं लेगा फॉर्मूलाज। हाँ, मतलब ऐसा फॉर्मूला नहीं कि जो आपको कोई वैल्यू रिटर्न करे। जैसे आप काउंट करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो काउंट क्या देता है, 3 4, लाइक एक नंबर देता है ना, काउंटिंग देता है। वो अच्छा ट्रू ट्रू अच्छा फॉल्स अच्छा। तो नहीं देता ना। हाँ, हम्म। तो वो यूज नहीं होगा क्योंकि ये अपना रिजल्ट ट्रू पे जस्टिफाई करता है ना, ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सो दिस इज बेसिकली नोन एज अ डेटा वैलिडेशन कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ओके सर। okay. तो अब ये बेसिकली आपको यूज करना है। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कंप्लीट टुडे इटसेल्फ, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? एनीवन? ओके। अब देखो यहां पर देखते हैं इफ के साथ हम लोग डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी सम इंटरेस्टिंग फीचर। तो जैसे सपोज आपने क्या किया कि यहाँ पर आपके पास ये डेटा है, आपने सपोज यहाँ पे मंथ की स्टार्ट डेट लिख ली, ठीक है, दिस वन, सपोज दिस वन। अब यहाँ पे मैं एक एक दिन इंक्रीज करूंगा, जैसे दिस, और एक एक दिन बढ़ा लूंगा +1 करके, सिंपल। इसको जहां तक जाना है आप कंट्रोल आर कर लो, ओके। ये आ गया ना। अब आपको क्या करना है कि मुझे यहाँ से डे पता करना है, तो मैंने आपको टेक्स्ट फंक्शन पढ़ाया था, ओके। तो अगर मैं यहाँ से $DD लिखूंगा तो मुझे यहाँ से किस दिन कौन सा डे था वो पता चल जाएगा, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से सपोज नवंबर की जगह पे अक्टूबर करता हूँ तो देखो डेट चेंज हुआ तो डे चेंज हुआ। तो रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मंडे से फ्राइडे के बीच में कोई भी डे आता है तो आपको प्रेजेंट, एब्सेंट, कैजुअल दिखाना है। और अगर सैटरडे और संडे कहीं पर आता है तो आपको ड्रॉप डाउन में वीक ऑफ दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेटा सेलेक्ट किया, ऑल डीएल, लिस्ट दिखाना है तो मुझे लिस्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे देखो इफ, और यहाँ से और, ठीक है, दिस वन। या सिंपल से ऐसे कर लो, और भी इजी तरीका बताता हूँ।
या इफ ही लगा लो क्योंकि ड्रॉप डाउन दिखाना, इफ और आई सेड कि ये सैटरडे हो, या फिर हो सकता है ये दिन संडे भी तो हो सकता है, दोनों में से कुछ, सॉरी फॉर्मूला है, इफ और आई सेड कि ये सेल या तो सैटरडे हो या हो सकता है कि ये सेल संडे हो, इन दोनों में से कुछ भी होता है तो क्या करना है, अगर सैटरडे या संडे में कुछ भी होगा तो क्या करना है, वीक ऑफ दिखाना है, और सैटरडे और संडे में कुछ नहीं होगा तो मंडे से फ्राइडे होगा तो ड्रॉप डाउन दिखाना है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो ये B3 के बाद अब अगला डे कहाँ चेक करोगे, C3 में, अगला D3 में, तो कॉलम बढ़ाना है ना, तो मैंने आपको फ्रीजिंग बताया था, तो कॉलम के पहले का डॉलर हटा दो, अब इसको ओके कर दो। तो देखो जहां पे भी मंडे से फ्राइडे आ रहा होगा प्रेजेंट एब्सेंट कैजुअल दिख रहा होगा, और जहां भी सैटरडे या संडे होगा आपको ड्रॉप डाउन में वीक ऑफ ही दिखेगा, यू कैन सी कहीं भी सैटरडे संडे। अब यहाँ से आप चेंज करके देखो, जैसे मैंने 11 किया, देखो सैटरडे संडे पोजीशन चेंज हो गई, अब देखो यहाँ संडे आया तो देखो वीक ऑफ ही आ रहा है केवल, करेक्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम लोग यहाँ से किस तरीके से इफ को डेटा वैलिडेशन के साथ यूज कर सकते हैं। ओके मैंने कोई यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा इफ का कॉन्सेप्ट ही यूज किया जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, इफ के साथ और पढ़ाया था, वही मैंने यूज किया और आप लोगों ने, कई लोगों ने किया भी इसको सॉल्व। ओके सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट कि हम लोग यहाँ से इफ के साथ डेटा वैलिडेशन को किस तरीके से यूज करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। सर एक चीज है सर, हम्म। सर जैसे कि आपने इधर सर इक्वल्स टू इफ दिया सर, हाँ लेकिन सर आप जैसे कि उधर कर्सर मूव कर रहे हैं, ये सेल्स को नहीं लेता है। ये यहाँ पे मैंने सिंगल कोड लगा तो भी रखा लगा है। दिया आपने। हाँ तो ये ओके एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके सर ओके। ओके दिस वन, इसको टेक्स्ट बना दिया, या तो इसके पहले सिंगल कोट लगा दो या तो ये इक्वल्स टू पूरा ऐसे हटा दो, आपकी मर्जी है। ओके सर। ठीक है ओके ओके सो समवन है ओके ठीक है। सो नाउ दिस इज बेसिकली दी कॉन्सेप्ट। ओके सो नाउ यहाँ तक आप लोग पहले ट्राई करो। ओके सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ योर डेटा वैलिडेशन। तो पहले आप ये सारी चीजें क्लियर कर लो, उसके बाद ही फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। इज इट फाइन? हाँ सर, ये थोड़ा ज्यादा आज ओवरडोज हुआ है। ओके ओके बिकॉज ऑफ दैट मैं भी आगे नहीं जा रहा हूँ, तो पहले आप यहाँ तक ट्राई करो, ये उसके वैलिडेशन बाद। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे राइट से फिर से। हाँ ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें। ओके ओके सर।